अब इन प्रदर्शनों को करवा कौन रहा है ये तो नहीं पता, लेकिन जो हाल देख रहे हैं उसको देखकर लगता है कि केपी शर्मा ओली की जो खुद की मानसिकता है वो ही इन प्रदर्शनों के लिए जिम्मेदार ज्यादा है। उन्होंने जिस तरह से सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया और जो अभी भी इतनी मौत के बाद भी जिद पकड़े हुए हैं, निश्चित ही ये नेपाल में कुछ बड़ा संकट पैदा कर सकती है। आपको कुछ तस्वीरें मैं इसलिए याद दिला देता हूं क्योंकि पिछले कुछ सालों में जब जब ऐसे प्रदर्शन हुए हैं, सत्ता परिवर्तित हुई है, फिर चाहे 2021 का म्यांमार हो, श्रीलंका 2022 का हो, 2024 का बांग्लादेश हो, आपने ये सब देखा है कि जब जब इस तरह की घटनाएं हुई हैं उन्होंने गहरा असर डाला है। अब बात आती है यहां पर राजा था तो राजा हटा क्यों था? पहला प्रश्न यही है। ये राजा ज्ञानेंद्र हैं जो पहले हुआ करते थे, तो ये हटे क्यों? और हटे तो फिर लोकतंत्र आया तो जनता तो लोकतंत्र से खिन्न कैसे हो गई? इसके लिए आपको नेपाल का थोड़ा सा इतिहास जानना पड़ेगा। इतिहास समझें उससे पहले लोकेशन जान लीजिए। लोकेशन भारत के उत्तर पूर्व की तरफ अगर आप देखें तो आपको नेपाल दिखाई पड़ता है। नेपाल भारत और चाइना के बीच में एक बफर स्टेट की तरह बिहेव करता है। नेपाल पहले भी हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, लेकिन जब से जनतंत्र यहां सरकार में आया, लोकतंत्र आया, तो ये सेक्युलर बनने निकल पड़े। ऐसे में यहां का हिंदू राष्ट्र का टैग भी चला गया। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश से चाइना के बीच में अगर कोई है तो वो नेपाल है। ऐसे में इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि प्रदर्शन करने वाले योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें भी लेकर के चल रहे हैं। यह भी वहां की सरकार का एक बड़ा क्लेम है कि यहां की सरकारों को या नेपाल के अंदर सारा भड़काने का काम उत्तर प्रदेश के द्वारा किया जा रहा है। खैर, यह सब आगे आने वाले समय में आप सबके साथ और डिस्कस होगा, लेकिन फिलहाल के लिए किंग ऑफ नेपाल्स की अगर हम बात करें तो इतिहास निकल कर आता है 25 सितंबर 1768 से, जब यहां पर राजा पृथ्वी नारायण शाह जो कि एक गोरखा किंग थे, उनका शासन हुआ करता था। शाह किंग का काफी बड़ा क्षेत्र हुआ करता था। शाह किंग के समय पर नेपाल का और ब्रिटेन का संघर्ष भी हुआ। उस समय पर भी ब्रिटेन कंप्लीट नेपाल को अपने अंडर में नहीं कर पाया। हां, कुछ क्षेत्र नेपाल के जो ले लिए गए, जिन्हें आज आप हिमाचल, उत्तराखंड या फिर सिक्किम के आसपास के क्षेत्रों में देखते हैं, वो सब कभी नेपाल के द्वारा क्लेम किए जाते रहे हैं। इन राजाओं की एक पूरी लिस्ट रही है जिसमें पृथ्वी नारायण शाह से शुरू होकर के राजा आज तक ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह तक पहुंचते हैं। और विक्रम शाह जो ये ज्ञानेंद्र शाह हैं, ये फिलहाल के राजा तक आपकी की पूरी लिस्ट आपके सामने दिखाई देती है। नेपाल के राजवंश की लड़ाइयों में अंग्रेजों के साथ हुई लड़ाई और उनके साथ हुई संधि 1814 और 16 के बीच में, भारत में भी हाल ही के समय कालापानी विवाद के दौरान काफी ज्यादा चर्चा में आई थी। ये राजशाही की कुछ तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। 80 साल तक यहां शाह वंश का शासन रहा, लेकिन 1846 में सेना के एक जनरल जंग बहादुर राणा ने तख्ता पलट करते हुए खुद को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। उसके बाद यह तय हुआ कि राजा तो शाह वंश से रहेगा, लेकिन प्रधानमंत्री राणा वंश से रहेगा। तो यहां पर प्रधानमंत्री राणा वंश का बनने लगा 1846 के बाद, और 100 साल तक लगभग यह सिस्टम चला। साल 1951 में शाह वंश ने राणा वंश के प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाते हुए पूरे सिस्टम को अपने कब्जे में ले लिया। मतलब शाह डायनेस्टी चली आ रही थी, राणा डायनेस्टी बीच में तख्ता पलट से एंट्री की, प्रधानमंत्री का पद साथ साथ लेकर चलने लगी। 100 साल बाद 1951 के आसपास राणाओं को हटा दिया गया और शाह वंश ने वापस से अपना कब्जा ले लिया। इसका मतलब यह हुआ कि राजा भी शाह वंश से और प्रधानमंत्री भी शाह वंश से हुआ। राणा वंश की पूरी तरह से छुट्टी कर दी गई। 1955 में महेंद्र शाह नेपाल के राजा बने। 1959 तक देश का संविधान बदलते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का सिस्टम ला दिया। मतलब प्रधानमंत्री को चुनाव के द्वारा चुना जाएगा, यह सिस्टम ला दिया। ऐसे में देश के अंदर चुनाव हुए। जब चुनाव हुए तो नेपाली कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला। ऐसे में राजा ने 1 साल के अंदर ही सभी राजनीतिक पार्टियों पर बैन लगा दिया। राजा को लगा कि राजा समर्थित पार्टियां प्रधानमंत्री बनाएंगी, ऐसा नहीं हुआ। यहां पर पार्टी वो बनी जो राजा के समर्थन में नहीं थी, तो राजा ने उन पार्टियों पर ही बैन लगा दिया। 80 के दशक के मध्य में राजा के खिलाफ एक जन आंदोलन जोर पकड़ने लगा, जिसकी अगुवाई उस समय की नेपाली कांग्रेस पार्टी कर रही थी। 1990 में यह विरोध और ज्यादा उग्र और हिंसक हो गया। आखिरकार राजा को बढ़ते विरोधों के आगे झुकना पड़ा और अप्रैल 1990 में संविधान के तहत नेपाल को फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बना दिया गया और मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम लागू कर दिया गया। फिर इलेक्शन हुए और नेपाली कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला। नेपाली कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला और गिरिराज प्रसाद कोइराला जो हैं वो नेपाल के प्रधानमंत्री बने। मतलब राजा जैसे भारत के अंदर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के रूप में गिरिजा प्रसाद कोइराला जो हैं वो प्रधानमंत्री बनते हैं। सरकार प्रजातांत्रिक रूप से चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क अपनाया गया, लेकिन राजा अभी भी पावर में बने हुए थे।
ऐसे में 1995 में यहां गृह युद्ध की स्थिति हुई। गृह युद्ध का मतलब लोग आपस में झगड़ने लगे, माओवादियों ने जगह ले ली। माओवादी इंस्पायर्ड फ्रॉम चाइना, तो उनका नेतृत्व किया कमल दहल प्रचंड ने। पुष्प कमल दहल प्रचंड के नेतृत्व में लोगों ने मतलब दंगे फसाद करने शुरू किए, राजा के खिलाफ प्रोटेस्ट होने शुरू हुए और ऐसे में काफी सारे लोगों की जानें गई। 2001 में नेपाल के राज परिवार के बीच में एक बहुत बड़ा कांड हुआ, और वो कांड क्या था कि नेपाल के राजघराने के 9 लोगों को गोलियों से भूनकर मार दिया गया। नेपाल के उस समय के क्राउन प्रिंस दीपेंद्र ने धुआंधार गोली चलाकर अपने ही पिता राजा वीरेंद्र को, रानी ऐश्वर्या को और राज परिवार के 9 अन्य सदस्यों को गोलियों से मार डाला। इसके बाद दीपेंद्र के चाचा ज्ञानेंद्र राजा बने, जो आज ज्ञानेंद्र हैं वो राजा बने। तो ये अपने आप में नेपाल की रॉयल फैमिली का मैसेकर कहा जाता है। और इस मैसेकर ने 2001 में नारायण हिती पैलेस के अंदर जो दुर्घटना थी, इसने पूरे नेपाल को झकझोर कर रख दिया कि ये हुआ क्या। पहले 1995 के अंदर माओवाद का वो चल रहा है, एंट्री चल रही है, उससे पहले देख रहे हैं तो कांग्रेस आ रखी है, अचानक राजकुमार निकलते हैं और वो सबको गोली मारते हुए निकल आते हैं। तो ये अपने आप में नेपाल की रॉयल फैमिली का मैसेकर बहुत बड़ी न्यूज बनी। लेकिन इस बीच में राजा ज्ञानेंद्र की स्थिति काफी ज्यादा सवालों के घेरे में आ गई। जो आज की बात हम कर रहे हैं दैट इज राजा ज्ञानेंद्र, जो 2001 में इस मैसेकर के बाद बचे रह गए थे, जो आज 77 वर्ष के हैं, जिनकी आज चर्चा हो रही है। इन्होंने 2001 में राजा का पद संभाल लिया, मतलब भाई का पूरा परिवार खत्म, अब ये राजा बने। नेपाल के अंदर आरोप लगता है कि यह काम ज्ञानेंद्र ने ही करवाया था अपने भतीजे से कह करके। अब यह करवाया किसने था, यह तो सब अब भतीजे का पुनर्जन्म हो तो पता चले, लेकिन किसी को जानकारी अभी नहीं है। खैर, फिलहाल के लिए राजा ज्ञानेंद्र का 2001 में शासन आता है। 2005 तक वो बिना किसी कार्यकारी और राजनीतिक शक्ति के देश के संवैधानिक प्रमुख बने रहते हैं। धीरे धीरे वो इसके बाद ये कहकर पूरी सत्ता अपने हाथ में ले लेते हैं कि राजशाही के विरोध में माओवादी विद्रोहियों को हराने के लिए वो इस तरह का काम कर रहे हैं। राजा ने अपने तरफ से संसद को भंग कर दिया, सरकार को भंग कर दिया, आपातकाल की घोषणा कर दी और सेना के जरिए देश चलाना शुरू कर दिया। इसके चलते नेपाल में फिर से विरोध शुरू हो गए। नेपाल के राजा ज्ञानेंद्र ने 2006 में फिर एक बहुदलीय सरकार को सत्ता सौंपने का निर्णय लिया कि साहब ये तुम संभालो, गृह युद्ध हम नहीं हैंडल कर पाएंगे। ऐसे में 2008 में जाकर संसद ने नेपाल की 240 साल पुरानी जो हिंदू राजशाही थी उसे खत्म किया और देश के अंदर एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य की स्थापना की नींव रखी। यहां पर ज्ञानेंद्र को गद्दी छोड़नी पड़ी। तो कुल मिलाकर वर्ष 2008 में नेपाल में लोकतंत्र आया, राजा पूरी तरह साइड हो गए। 2008 से आज आप 2025 में हैं। इस पूरी घटना को 17 साल हो चुके हैं। 17 साल में 13 प्रधानमंत्री बदले जा चुके हैं और जो ये 13 प्रधानमंत्री फिलहाल बनकर आए हैं, ये सारी की सारी लिस्ट है। दहल प्रचंड से लेकर माधव कुमार नेपाल से लेकर अब केपी शर्मा ओली हैं। तो जनता इस बात पर गुस्सा है कि राजा था तो कम से कम बना तो रहता था। तुम लोगों ने 8 से लेकर 25 के बीच में 13 बार प्रधानमंत्री बदल दिए। इसका मतलब जो भी हो रहा है वो केवल शासन के लालच में हो रहा है। पहले राजा को हटाया गया, उसके पीछे भी तर्क यही था कि सरकार या तो माओवादियों को चाहिए थी या कांग्रेसियों को चाहिए थी। लेकिन कुल मिलाकर शाह को गिराकर सत्ता का सुख भोगने वालों को यह सुख ज्यादा दिन तक मिल नहीं सकता, ऐसा लग रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जनता वापस से राजा ज्ञानेंद्र की तरफ जाने लगी है और राजा के द्वारा यह मांग करना कि राजा को वापस से चुनने की, राजा को वापस से लाने की जो जनता की मांग है वो नेपाल में एक बड़े परिवर्तन की तरफ इशारा करती है। अच्छा साहब, अब क्या होता है? यहां पर 19 फरवरी के दिन रिपब्लिक डे मनाया जाता है। ऐसे में फरवरी के समय पर राजा के द्वारा एक संबोधन दिया जाता है और सारा खेला वहीं से बदल जाता है। खैर, इस बीच में एक और घटना है जिसे जान लेना जरूरी है, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा ट्रिगर है जिसकी वजह से लोग इस समय राजशाही को वापस चाह रहे हैं। हुआ क्या? साल 2015 में नेपाल ने अपने आप को हिंदू राष्ट्र से एक सेक्युलर राष्ट्र के अंदर बदल दिया। पहले यह हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। इसने धर्मनिरपेक्षता को अपना लिया कि हम किसी एक धर्म के लिए काम नहीं करेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे। हालांकि इस देश में बहुतायत में हिंदू थे, 85% तक यहां हिंदू थे, लेकिन इन्होंने उसके बावजूद धर्मनिरपेक्षता को अपना लिया। परिणाम क्या निकला? परिणाम यह निकला कि यहां पर बड़ी संख्या में चर्च की स्थापना हो गई।
चर्च की स्थापना होकर के जो दलित थे उनको कन्वर्ट करके ईसाइयों में बदलने की खबरें आने लगी। साथ ही साथ यहां इस्लाम का प्रसार होने लगा, बुद्धिज्म का प्रसार होने लगा, हिंदुओं की संख्या में काफी बड़ी गिरावट देखी जाने लगी। जब से राजशाही खत्म हुई तब से लेकर के अब तक 4% के आसपास हिंदुओं की संख्या में गिरावट अखबारों में क्लेम की जाती है। और तो और जो सरकारें आई उनका चीनी झुकाव बहुत ज्यादा देखा गया और उस चीनी झुकाव के चलते लोगों को यह लगने लगा कि चीन धीरे धीरे नेपाल के अंदर एंट्री कर रहा है। चाइना का इन्फ्लुएंस नेपाल में जैसे ही बढ़ा और धर्मांतरण के आरोप लगने लगे, इसका परिणाम लोगों के अंदर एक इग्निशन के रूप में हुआ कि भाई पहले तक तो संख्या बहुत जबरदस्त हुआ करती थी, लेकिन यह संख्या अब धीरे धीरे डिटोरिएट होती आ रही है। डेमोग्राफी में हो रहे इस बदलाव का इस समय के लोगों पर गहरा असर पड़ रहा है और इसके साथ साथ जनता ने जिस सरकार को चुना वो सरकार लोगों को रोजगार नहीं दिला पा रही है। ऐसे में आर्थिक रूप से नेपाल पिछड़ता जा रहा है और इस पिछड़ते नेपाल को प्रधानमंत्रियों के द्वारा केवल बयान या फिर आसपास के देशों के साथ संघर्ष ही दिया है, कोई नई दिशा नहीं दी। ऐसे में नेपाल के राजा एक ऑप्शन के रूप में फिर से दिखाई देने लगे। ऐसा क्या हुआ यह कि 19 फरवरी के दिन नेपाल के अंदर प्रजातंत्र दिवस मनाया जाता है और उस समय पर नेपाल के राजा ने देश को संबोधित कर दिया और संबोधित करके अपने पक्ष में समर्थन मांग लिया। अब वो समय आ गया है कि हम नेशनल यूनिटी को बनाएं और अगर आप मेरे साथ आ जाएं तो फिर क्या होगा। भाई साहब, राजा जी के द्वारा जो ये देश को आह्वान दिया गया 19 फरवरी के दिन, वही आह्वान राजा लाओ देश बचाओ का नारा बना दिया। राजा लाओ देश बचाओ का ये आंदोलन 19 फरवरी के इनके आह्वान के बाद शुरू हुआ और जनता पूरी तरह इग्नाइट हो गई कि चलो भाई अब हमको राजा को वापस लाना है। राजा ज्ञानेंद्र शाह ने लोकतंत्र दिवस पर जो वीडियो जारी किया, उसके बाद नेपाल के अंदर नेपाल प्रजातांत्रिक पार्टी और अन्य राजशाही समर्थक पार्टियों के द्वारा नेपाल के राजा की इस मांग को पूर्ति करने के लिए सड़कों पर प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। ऐसे में एक बड़ा सवाल यह निकल करके आया कि नेपाल की वर्तमान सरकारें क्या कर रही हैं। नेपाल की वर्तमान सरकारें जो नेपाल के अंदर मोनार्की का समर्थन लोग जो कर रहे हैं उनको टारगेट कर रही हैं, उन्हें टारगेट करके उन्हें मारने का, उन्हें पिछाड़ने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन क्या यह माना जा सकता है कि इन सब के बावजूद नेपाल के अंदर राजशाही वापस एंट्री कर पाएगी? तो इसका कहना आसान तो नहीं होगा, लेकिन हां, अगर यह स्थिति गृह युद्ध में बदल जाती है तो निश्चित ही नेपाल की वर्तमान सरकार को पीछे हटना पड़ सकता है। फिलहाल राजा तो सड़कों पर नहीं है, लेकिन उन्होंने नवराज सुवेदी नाम के एक व्यक्ति को आंदोलन का नेतृत्व दिया हुआ है। 87 वर्ष के ये नवराज सुवेदी ही इस पूरे आंदोलन को लीड कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने उन्हें हाउस अरेस्ट करके डाल दिया है। बवाल यह भी मचा है कि नेपाल के जो प्रदर्शनकारी हैं वो राजा के साथ साथ योगी आदित्यनाथ जी का भी पोस्टर लहरा रहे हैं। इससे भारत पर आरोप लगा कि भारत यहां पर मोनार्की के वापस से आने की मांग कर रहा है। और भारत का ऐसा क्या कनेक्शन है? असल में भारत के चलते नेपाल में हिंदू राष्ट्र की मांग बहुत तेजी से उठती है। यह हिंदू राष्ट्र हुआ करता था लेकिन सेक्युलर 2015 में बन गया, तो ऐसे में सेक्युलर की जगह वापस इसे हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, यह योगी जी का आह्वान लोगों को लगता है। ऐसे में विदेश मंत्री से पूछा गया कि क्या साहब आपका कोई हाथ है क्या नेपाल के अंदर रॉयल फैमिली को वापस लाने में? तो इन्होंने साफ इनकार किया कि नहीं साहब, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। तो अब देखना होगा कि किंग ज्ञानेंद्र, जिन पर पूर्व राजा के पूरे नरसंहार का आरोप है, क्या जनता उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में या फिर उन्हें देश के राजा के रूप में वापस से चाहती है, उसमें सक्सेसफुल हो पाएगी या नहीं, यह अपने आप में एक देखने का विषय होगा। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य रखें। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से जरूर साझा करें।